जिंदा टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। आगामी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं। जहां कांग्रेस चुनाव जीतने की बाद अब केदारनाथ सीट भी जीतने का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी केदारनाथ को अपना मजबूत गढ़ बता रही है। और इसी के चलते कांग्रेस प्रवक्ता दीपक गुलेटिया का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता बीजेपी का असली चेहरा जान चुकी है। वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ पर उपचुनाव को लेकर उधम सिंह नगर सीट से सांसद अजय भट्ट ने भी बड़ा बयान दे दिया है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि हम 100% केदारनाथ उपचुनाव जीतने जा रहे हैं और लोगों का अटूट विश्वास हमारे साथ है। 100% हम जीतेंगे। लोगों का अटूट विश्वास हमारी सरकारों पर है। मोदी जी की तो कर्म स्थली रही है पूरा उत्तराखंड। केदारनाथ में अधिकांश समय उन्होंने बिताया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी कहा है कि जब तक आपका विधायक नहीं चुना जाता है तब तक मैं विधायक यहाँ का हूँ। कई योजनाएं भी दे रहे हैं। ये चुनावी घोषणाएं भी नहीं है, कुछ लोग जो कहते हैं, यथार्थ में है। हमारे वहाँ का एक नियम है भाजपा की सरकारों का, जो घोषणा कर देते हैं हम लोग, चाहे कुछ भी हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसे पूरा भी करते हैं। उसका शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं। आपने देखा माननीय मोदी जी ने साफ कहा है और किया है, जो 50 साल से लटकी योजनाएं थी उनको तक प्रारंभ कर दिया है। हल्द्वानी में देखिए जमरानी बांध, एम्स देख लीजिए आपके सामने बन रहा है आजकल। तो ये गलत बातें नहीं थी, जो कह दिया वो कह दिया। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि लोगों का जो अटूट विश्वास है वो इस बार केदारनाथ में फलित होने वाला है। भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं। तो ये कांग्रेस अपनी तरफ से भी पूरी ताकत लगाए बैठी है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मंगलौर और बद्रीनाथ के बाद अब कांग्रेस का भी उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। देखिए, उनको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। विपक्ष किस बात का अगर कुछ नहीं बोलेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे, तो हम नहीं समझते विपक्ष है। आप आई ओपनर हैं, कहीं कोई गलती हुई तो आप कहेंगे, उसे संशोधन करते हैं, लेकिन बहुत ही बचकाना विपक्ष है, ना समझदार विपक्ष है। और मंगलौर और जो बद्रीनाथ की बात आती है, कांग्रेस वाले ये भूल गए कि 542 में से ये अभी कितनी सीटें लाए, 99, उसी में इतराने लग गए। और ये नहीं बता रहे लोगों को कि उड़ीसा में आजादी के बाद पहली बार 2/3 मेजोरिटी से हम लोग आए हैं चुनाव। देखिए, जिस तरह से भाजपा ने इस प्रदेश को छला है और ठगा है, कहीं पर विदेशों में यात्राएं करके इस प्रदेश का पैसा बर्बाद किया कि बाहर से बहुत सारी कंपनियां आएंगी, आज तक एक कंपनी नहीं आई। बहन अंकिता भंडारी का जो आज तक न्याय नहीं मिला, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, हमारे जो अस्पतालों की पहाड़ों में हालत है वो पूरे खस्ता हाल है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। और पूरी तरह जो सपनों का उत्तराखंड हमने सोचा था वो आज कहीं ना कहीं जनता देखती है कि जो जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस उत्तराखंड को बनाने के लिए, तो भाजपा के राज्य में आपने पूर्व में भी देखा होगा कि बद्रीनाथ में जनता ने जवाब दिया, मंगलौर में जवाब दिया, अब केदारनाथ की बारी है। तो सर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे केदारनाथ उपचुनाव? क्योंकि केदारनाथ एक हॉट सीट मानी जाती है और खासकर धार्मिक आस्था के तौर पर भी केदारनाथ विश्व विख्यात है। तो ऐसे में ये भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट देखी जा रही है। देखिए, देवभूमि है उत्तराखंड, बद्री केदार जो है न्याय करेंगे जनता के साथ। जो जितने वादे आपने इस जनता के साथ झूठे किए थे, जो अत्याचार आपने जनता पर किए हैं, उनको टैक्स के ऊपर लाद दिया गया है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है पूरे प्रदेश में, और तो भगवान जो है बद्री केदार जो है वो न्याय करेंगे और निश्चित तौर पर जनता जो है कांग्रेस को हाथ के पंजे पर मोहर लगा के विजयी बनाएगी। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन पूजन किए और साथ ही उन्होंने धाम में जनसंपर्क अभियान चलाकर वहां चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। इसके साथ ही उन्होंने क्यूज घाटी में कई गांवों में भ्रमण कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की।
तो उधर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ में सरकार की अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाकर इस बार अपनी जीत का दावा ठोका है, जिसे लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बदहाल व्यवस्थाओं के रूप में कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूलों में अध्यापक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एकीकरण के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस तरह बद्रीनाथ और मंगलौर का उपचुनाव हमने जीता, ठीक उसी तरह केदारनाथ उपचुनाव में भी हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चुनाव व्यवस्थाएं बदहाल हैं। कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। विशेषज्ञ की बात तो, स्पेशलिस्ट की बात तो छोड़ दीजिए, स्टाफ नहीं है, अध्यापक नहीं है। एकीकरण के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम विषय हैं, राज्य के विषय हैं, देश के विषय हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था, डर और भय का माहौल, तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। जिस तरह से बाबा केदारनाथ से पहले चुनाव जो हो रहा है, उससे पहले बद्रीनाथ का उपचुनाव, मंगलौर का उपचुनाव, जिसमें हमें बड़ी जीत मिली, जबकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धनबल का इस्तेमाल किया गया और एक डर और भय का माहौल बनाने की जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में कोशिश की गई, लेकिन जनता ने सब कुछ नकार दिया। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी इन प्रकार केदारनाथ उपचुनाव को जीतना चाहती है। केदारनाथ का उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ ले रहा है, जहां कांग्रेस हाल ही में केदारनाथ यात्रा में हुई अव्यवस्था, मुख्यमंत्री के जरिए दिल्ली में प्रतिरूप का शिलान्यास करने को लेकर समेत पुरोहितों के विरोध के मुद्दे के रूप में उठा रही है। वहीं बीजेपी ने भी अपने तर्कश में जवाबी तीर रखे हुए हैं। बीजेपी एक और कांग्रेस के शासनकाल साल 2013 की आपदा को लेकर उसे घेर रही है, वहीं अपनी डबल इंजन की सरकार की भी खूबियां गिना रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन गोयल ने केदारनाथ के विकास में डबल इंजन के प्रयास को महत्वपूर्ण बताया। वहीं कांग्रेस को उसके शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार और माफियाओं के कब्जे वाले लेकर करार भी दिया है। वो कांग्रेस पार्टी है जो 2013 की आपदा को याद नहीं करती। ये कांग्रेस वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता कई दिनों तक कोरोना वैश्विक महामारी में लॉकडाउन थे। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बातें करती है, बड़ा हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस अगर जो विकास की बात करती है तो बड़ी हास्यास्पद लगती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की स्थापना का विरोध किया था और इनके नेताओं ने कहा था कि अगर जो उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारी लाश के ऊपर। तो ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप करती है। केदारनाथ में जिस प्रकार से 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि केदारनाथ की जो विकास के काम है, केदारनाथ की पुनर्स्थापना के काम है, केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से जो नए कार्य हुए हैं, किस प्रकार से केदारनाथ के कामों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेजी से काम किया है। केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है और इसी क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक शैलारानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को दिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस इससे मुद्दा बना रही है। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के
काम बड़ी मात्रा में हुए हैं, तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए कहा है कि शैला रानी जी की पुत्री का भाजपा ने अपमान किया और जनता इस अपमान का बदला लेगी। आज केदार घाटी में जिस तरीके से जनता पिछले 7 सालों से सरकारी उपेक्षा झेलने के लिए मजबूर है, घाटी का पूरा कारोबार चौपट हो गया है। केदारनाथ धाम में हकूकधारियों के साथ प्रशासन ने जो जातियां की हैं वो किसी से छुपी नहीं है। 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, आदरणीय शंकराचार्य जी का अपमान क्यों किया गया, केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास क्यों हुआ, इन सवालों की जवाब जनता पूछ रही है और भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। शैला रानी जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है, हमारा अपना परिवार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहां तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भी है और बेहतर भी है। वहीं प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की मरम्मत को लेकर शिक्षा विभाग अपनी कवायद में जुट गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को ए से लेकर डी तक की 4 श्रेणियों में बांटा है। और इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा है कि ए श्रेणी में उन स्कूलों को रखा जाएगा जो पूरी तरह से ठीक है, जबकि डी श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया है जो कि जीर्णोद्धार स्थिति में है, जिसके लिए जनपदों को डीपी तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें विद्यालय भवन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, तो जो 4 श्रेणियां हैं ए बी सी डी रखी गई हैं, जिसमें ए में तो जो अच्छी श्रेणी के स्कूल हैं जहां पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो आते हैं। डी श्रेणी जो है वो ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जो है जीर्ण स्थिति में है, तो उसके लिए जनपदों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी स्कूल्स की डीपीआर तैयार करा लें। लगभग बेसिक में 1000 के आसपास और माध्यमिक में 14 स्कूल्स ऐसे हैं, जिसमें से कईयों के लिए तो बजट भी जारी कर दिया गया है। जितना बजट प्राविधान हमको इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ था उसके अनुसार जनपदों को धनराशि स्वीकृत करके रिलीज कर दी गई है और वहां पे निर्माण की कार्रवाई चल रही है। शेष स्कूल्स जो बचे हैं उनके लिए डीपीआर की बनाने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही डीपीआर प्राप्त होगी हम शासन को बजट रिलीज करने के लिए प्रेषित कर देंगे। तो उधर हल्द्वानी में पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने विधायक समित नरेश ने मुलाकात करते हुए बताया कि पीसीएस की परीक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी रिलेवेंस से भिन्नता देखने को मिल रही है, जिस पर हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले पीसीएस के अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। वहीं इस पर विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि यह लोक सेवा आयोग की नियमावली के खिलाफ है, जिसका अंग्रेजी के छात्रों को फायदा मिलेगा और हिंदी के छात्रों को नुकसान झेलना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इसका संज्ञान लेकर इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव पर भी पूछे गए सवाल पर विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि केदारनाथ यात्राओं में हो रही अव्यवस्था और परेशानियों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। बड़ी विसंगति है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2013 की नियमावली है वो साफ बोलती है कि अगर अंग्रेजी और हिंदी में सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने दिया है और पेपर भी निकट है, अभ्यर्थियों को भी देर में पता लगा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उसमें 40% के ऐसे मार्क्स हैं जो हिंदी के पेपर में नहीं है, हिंदी के सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड जो इंग्लिश मीडियम से ये एग्जाम देंगे उनको इसमें फायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसकी जांच होनी चाहिए, या फिर इसमें मिलीभगत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि स्वयं उसका ये संज्ञान लें और अवश्य ये जो विसंगति है उसे दूर करने का तुरंत आदेश दें। तो उधर हरिद्वार में सांस्कृतिक आध्यात्म और स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए गंगा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके चलते राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 4 नवंबर को चंडी घाट पर उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के कई मंत्री अतिथियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नदी संरक्षण को बढ़ावा देना है।
तो उधर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद भैया दूज के पावन पर्व के अवसर पर मां यमुना जी के उद्गम स्थल पर स्थित उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध धाम यमुनोत्री के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना से विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए। इसी के चलते पुलिस सुरक्षा के साथ यमुनोत्री में पवित्र पावनी मां यमुना की डोली ढोल डमरुओं के साथ शनिदेव महाराज की अगुवाई में खरखाली गांव के लिए रवाना हुई। शीतकालीन में श्रद्धालु मां यमुना जी के दर्शन और पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास खरसाली स्थित यमुना मंदिर में कर सकेंगे। फिलहाल बुलेटिन में केवल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।